हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर आज़हर ऑफिशियल। 14 दिसंबर को गन अटैक हुआ है कुछ ऐसे ज्यूज़ के ऊपर जो कि हनुका उनका रिलीजियस फेस्टिवल है, वो उसको वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे ऑन सिडनीज़ बॉन्डाई बीच। इससे पहले कि मैं इस इंसिडेंट की तरफ आऊँ, 16 दिसंबर को याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा बिकॉज़ हमारे बच्चे शहीद हुए थे और इस तरीके के कुछ इनह्यूमन लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर, उन मासूम लोगों के ऊपर कि उनके जो पेरेंट्स हैं, वो सारी ज़िंदगी उससे रिकवर नहीं कर सकेंगे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो इन बच्चों की वजह से हमने जो अपना एक रिज़ॉल्व बनाया है टुवर्ड्स टेररिज़्म, इसको ना भूलें। और आप देख रहे हैं कि टेररिज़्म बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? इसको कैसे रोका जाए? इसके ऊपर डिस्कोर्स और डिबेट होनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जिसे स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं आपको अपने सिस्टम में जो लाने थे, वो आप नहीं लेके आए। और जब भी कोई ऐसा स्टेप लेने की कोशिश की जाती है, वो हमेशा पॉलिटिसाइज़ होता है मामला। सो अपनी पॉलिटिक्स से बालातर होके टेररिज्म को डील करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से एक मैसेज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दिया है, उन्होंने कहा ये हमारी ही एक कम्युनिटी पे अटैक है, व्हिच मीन्स कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं और वो मिलके एक सोसाइटी बनाती हैं, तो ये हमारे सोशल फैब्रिक के ऊपर अटैक है और हमारा काम है इसे प्रोटेक्ट करना। एंड डिस्पाइट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एंथनी एल्बनीज़ जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी मैं किस प्रेशर की बात कर रही हूँ। उन्होंने गिव अप नहीं किया, ना अपनी फॉरेन पॉलिसी पे और ना अपने इस डोमेस्टिक ट्रेजेडी पे। कैसे डील किया उन्होंने इसको, दिस शुड बी एन एग्जांपल लीडरशिप क्या होती है। बहरहाल एग्जैक्ट वाक़या जो हुआ है उसमें तकरीबन कहा जा रहा है 16 पीपल आर डेड बाय नाउ। और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने इसको जिस तरीके से हैंडल किया है, उसको डायसेक्ट करके ये अंदाज़ा होता है कि जब सिस्टम इन प्लेस होता है तो रिस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा आता है जितनी मर्ज़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। सो जब ये वाक़या हुआ, उस वक़्त फ़ौरन जो रिस्पॉन्स आया, उसमें कैटेगराइज़ किया ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने इसको कि ये एक्ट ऑफ टेरर है और क्योंकि ये ज्यूज़ पे हुआ है तो ज़ाहिर है एंटी सेमिटिक है। नाउ एंटी सेमिटिक इज़ अ वर्ड जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जब ज्यूज़ की बात आएगी तो एंटी सेमिटिज़्म खुद ही आएगा। और एंटी सेमिटिज़्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ कि टच मी नॉट जैसा एक क्लीशे क्रिएट किया जाए ज्यूज़ के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हिटलर ने बहुत ज़ुल्म किया था कि दोबारा एनी हेट अगेंस्ट ज्यूज इज गोइंग टू बी कॉल्ड एंटी सेमिटिक एंड इट वुड नॉट बी टॉलरेटेड। ये मैसेज था। और आज तक जब भी कोई बात करने की कोशिश करता है, कोई क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करता है ऑन ज्यूज, ऑन जायनिस्ट, तो उसको कहा जाता है ये एंटी सेमिटिक है, विच इज़ अ नो गो एरिया स्पेशली इन यूएस। सो कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, द कंट्री एंटर्ड मॉर्निंग, जाहिर है उनके लिए बहुत एक सोग का माहौल था। जूइश कम्युनिटीज़ को फ़ौरन बहुत हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई और जो पॉलिटिकल क्लास है उसने अक्रॉस पार्टी लाइन इसको कहा कि ये हमारी सोसाइटी पे ऑस्ट्रेलिया पे अटैक है। तो जिस तरह मैंने अभी बात की एपीएस की कि उस वक्त एक हमने बड़ी यूनिटी फील की थी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो परमानेंट हिस्सा है वेस्टर्न सोसाइटीज़ का कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो वो बिल्कुल इकट्ठे खड़े होते हैं। इस स्टेज पे जो फैक्ट्स हैं वो अभी इकट्ठे किए जा रहे थे और ये बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक है, इसमें कोई इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क शामिल है, कोई लिंकेजेस हैं, क्योंकि साथ ही खबर ये भी आ रही थी कि रोड आइलैंड यूएस में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी एक अटैक हुआ है। सो ये सब कुछ अभी चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर करने से हिचकिचा रहा था बिकॉज वो वेरिफिकेशन में लगे हुए थे, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे थे। सो बहुत रिस्पॉन्सिबली इसको हैंडल कर रही हैं ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ और इसमें नेतन्याहू की इंटरवेंशन होती है। कंडेम किया उन्होंने और उसके बाद फ़ौरन उनका ये कहना था कि कंडमनेशन तो अपनी जगह, ये जो बॉन्डाई अटैक हुआ है, असल में ये जो एंथनी अल्बनीज़ है, उनकी जो गवर्नमेंट है, ये उसका फेलियर है कि उन्होंने ज्यूज़ को प्रोटेक्शन नहीं दी और एक्सप्लिसिटली कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को, ये उसकी वजह से हुआ है। इन अदर वर्ड्स उनकी जो फ्रेमिंग थी, वो सारे सिनेरियो को फ्रेम कैसे कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल स्पेस दी है पैलेस्टीनियन नैरेटिव को,
उसके जवाब में एंटीसेमिटिज्म यानी हेट अगेंस्ट ज्यूज क्रिएट हुआ है और आपका काम था उसको कंट्रोल करना, जो कि आपने कंट्रोल नहीं किया। सो ये कोई लीगल क्लेम नहीं था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी कोई स्टैंडिंग किसी लीगल फोरम पे होती, या जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ जी दिस वाज सपोज टू हैपन और ऐसा नहीं किया और उसका लिंकेज हम निकाल लेते किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी से। ये नैरेटिव स्पिन था। एंथनी एल्बनीज ने फौरन इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेस्टिक इशू है, हमारी एक डोमेस्टिक लाइन क्रॉस हुई है और हम रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली कि इसका कोई लिंकेज हमारी फॉरेन पॉलिसी से है। येस दिस अटैक इज ईवल, येस दिस अटैक इज एंटी सेमेटिक, लेकिन इसको अलहदा रखें। क्रिमिनल वायलेंस या टेररिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ आप कहाँ मिला रहे हैं ले जाके। इसी तरह उनका कहना था कि हम हर तरह की नफरत, हेट्रेड, उसका मुकाबला करेंगे एट होम, और हम अभी तक एंगेज कर रहे हैं इन लॉफुल इंटरनेशनल लेवल इंक्वायरी एंड डिप्लोमेसी में, और जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये एक हेट क्राइम है। ऑस्ट्रेलिया में पहले भी गन वायलेंस के काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने पहले इसे कंट्रोल किया था लॉज़ के ज़रिए से, हेट क्राइम लॉज़ हमने क्रिएट किए, एक्सट्रीमिस्ट सिंबलिज़्म के ऊपर हमने बैन्स लगाए, प्रोटेक्शन हमने स्पेशली प्रोवाइड की टू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड कम्युनिटीज़, उसी तरह हम अब भी करेंगे और इसको लॉफुली हैंडल करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। क्रूशली ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स एक्चुअली स्ट्रेस्ड कि कोई एविडेंस नहीं है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज, उन्होंने कहा, और वो अभी तक भी नहीं है, कि जो अटैकर्स हैं वो किसी भी कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल मूवमेंट का हिस्सा हों, यानी कि कहीं भी उनके ताने बाने जाके हमास से या किसी और से मिलते हों। एनीवे, ग्लोबल रिएक्शंस को अगर देखें तो फॉरेन सिंपथीज आना शुरू हो गई विदाउट ब्लेम्स। तकरीबन सारे ही मुल्कों के सरबराहान ने, यूएस प्रेसिडेंट ने, यूके प्राइम मिनिस्टर ने, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने और यूरोपियन हेड ऑफ स्टेट्स ने कंडेम किया, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो ज्यूइश कम्युनिटी है उनके साथ एक बहुत इजहार यकजहती भी किया, लेकिन दे ऑल अवॉइडेड कि वो नेतन्याहू की जो एट्रीब्यूशन थी और जो लॉजिक थी उसको टच भी करें। उन्होंने उससे बिल्कुल डिस्टेंस किया अपने आप को। जो इंटरनेशनल कंसेंसस था वो फोकस्ड नज़र आया, नंबर वन ऑन मॉर्निंग कि ये अफसोसनाक वाक़या है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड रिजेक्शन ऑफ हेट। उन्होंने कहीं भी कनेक्ट नहीं किया कि इसका कोई ताल्लुक दूर नज़दीक भी ऑस्ट्रेलिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग या फॉरेन पॉलिसी से हो सकता है जो उन्होंने इख्तियार की है टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू की इंटरवेंशन हुई, साथ ही एक एल्गोरिथमिक बैटलफील्ड भी एक्टिव हो गई। गवर्नमेंट्स अभी स्टेटमेंट्स ही दे रही थी, लेकिन ट्विटर पे यानी कि अब जो एक्स है उस पे एक बाकायदा नैरेटिव्स की वॉर शुरू हो गई विद इन आवर्स। स्पेशली जब नेतन्याहू ने बयान दिया है उसके बाद बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स जिनका उस हेटफुल लैंग्वेज से पता चल रहा था कि ये राइट विंगर्स हैं, मैंने उनको तकरीबन 24 आवर्स ऑब्जर्व किया एंड दे वर एक्चुअली पुटिंग प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे अगेंस्ट द मुस्लिम्स या अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन वॉइस दैट यू हैव गिवन स्पेस टू। कुछ अकाउंट्स ने तो यहाँ तक लिखा कि नेतन्याहू हैज़ बीन वार्निंग यू। इमेजिन, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को वार्न कर रहा है। ये बिल्कुल, अगर आप इसको पैरेलल के तौर पे समझना चाहें, बिकॉज नेतन्याहू से डिक्टेशन लेता नज़र आया हमें प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, चाहे वो जो बाइडन थे चाहे ट्रंप। तो इस चीज़ को एक गिवन सिनेरियो में अंडरस्टैंड कर लिया है इजराइल ने कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने ओपिनियंस डिक्टेट करा सकता है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो उनका ये कहना था कि मैं तो एंथनी एल्बनीज़ को, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को 4 महीने से खबरदार कर रहा था, वार्निंग दे रहा था कि जो आप स्पेस दे रहे हैं मुस्लिम्स को, इसके जवाब में ज्यूज़ इनसिक्योर होंगे, और आपने रिजल्ट देख लिया। सो इन अदर वर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वाज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इज़राइल एंड इज़राइल ड्रिवन अकाउंट्स। अब वो अकाउंट्स सारे इज़राइल में नहीं बैठे हुए, वो सारे यूएस में बैठे हुए। ट्विटर उन्हें पूरा मैग्नीफाई कर रहा था, और जो एल्गोरिथमिक रीच थी इन अकाउंट्स की, दैट वाज वर्थ वॉचिंग कि वो किस तरीके से एक बयानिया आगे बढ़ा रहा था और किस तरह रिवॉर्ड कर रहा था स्पीड को, आउटरीच को और अलाइनमेंट को। नैरेटिव्स हार्ड हो रहे थे, हालांकि उधर से अभी फैक्ट्स आने शुरू ही नहीं हुए थे। तो एक साइड थी जो नेतन्याहू की फ्रेमिंग को लेके चल रही थी और उसको कंप्लीटली
फ्रेम कर रही थी कि ये जो बॉन्डाई बीच पे अटैक हुआ है इसका डायरेक्ट ताल्लुक है गाज़ा से और पैलेस्टाइन की रिकग्निशन से, और ये कि वेस्टर्न अपीज़मेंट जो है अगर वो होती रही टुवर्ड्स पैलेस्टाइन स्टेटहुड, तो फिर आपको पूरी दुनिया में बॉन्डाई बीच जैसे अटैक्स देखने को मिलेंगे। दूसरी स्ट्रीम या दूसरी साइड जो है वो कह रही थी कि ये जो इज़राइल इंस्ट्रूमेंटलाइज़ कर रहा है ट्रेजेडी को, यानी कि एक ट्रेजेडी हुई है। आप फ़ौरन जंप करते हैं टू कंक्लूजन, और कंक्लूजन भी वो जो आपका बड़ा हार्ड स्टैंड है पिछले 2-3 साल से नहीं, पिछली 7 दहाइयों से, उससे भी ज़्यादा से, कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड नहीं होनी चाहिए। पैलेस्टाइन का तो नाम ना लें, सिर्फ़ गाज़ा की बात कर लें, सिर्फ़ वेस्ट बैंक की बात कर लें। आपने फ़ौरन एक ट्रेजेडी को उठा के अपना वही नैरेटिव उस पे हैमर करना शुरू कर दिया है। सो आप पॉलिटिकल डिसेंट को दूर रखें इस ट्रेजेडी से, दूसरी स्ट्रीम ये कह रही थी। कोई साइड भी फैक्ट्स के लिए वेट नहीं कर रही थी। दैट वाज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। और दोनों रिवॉर्ड किस चीज़ को कर रहे थे? एक स्ट्रीम को कितनी एंगेजमेंट मिलती है एज़ कंपेयर टू द अदर स्ट्रीम। सो ये कोई ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी इन माय ओपिनियन। ये एक एल्गोरिथमिक एस्केलेशन थी, एंड ऑफ कोर्स इट गोज़ बैक टू द फैक्ट कि कौन-सा फोरम कौन ओन करता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ओरेकल के जो हेड है सैम ऑल्टमैन, दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं और बहुत प्रो इज़राइल हैं। ही इज़ द वन हू इज़ बाइंग टिकटॉक, बिकॉज़ टिकटॉक ने जो रिकॉग्निशन दी है पैलेस्टीनियन कॉज़ को, उसको अब यूएस गवर्नमेंट टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। तो वो उसको खरीद के, और नेतन्याहू ने तो इस पे बहुत बयानात भी दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं ऑनलाइन, कि वो समझते हैं कि अब टिकटॉक बिहेव करेगा इन द फेवर ऑफ इज़राइल। सो ये जो पैटर्न रिकग्निशन है फ्रॉम बॉन्डाई बीच टू ब्राउन यूनिवर्सिटी, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। बॉन्डाई बीच अटैक कोई आइसोलेशन में नहीं हुआ। इसको फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये एक नैरेटिव अलग से नहीं बनाया गया। आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो जो वायलेंस है उसकी एक पूरी स्प्री आपको नज़र आएगी। ब्राउन यूनिवर्सिटी पे अटैक देख लें, वॉशिंगटन में पिछले दिनों एक अटैक हुआ जिसमें एक अफ़गान नेशनल इन्वॉल्व था और एक यूएस मरीन गार्ड की डेथ भी हुई। इसी तरह सीरिया में अटैक्स हुए हैं जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सब एक फ्रैक्चर्ड इकोसिस्टम को ज़ाहिर करता है। हर इंसिडेंट आप यूनिक केस के तौर पे अगर स्टडी करना चाहते हैं कर लें, लेकिन उसकी जो कॉजेज़ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नज़र आती हैं इनटू अ सिंगल स्टोरी लाइन, that the world is under coordinated ideological assault, और ये सब कुछ किसी ना किसी डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाने के लिए हो रहा है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसराइल की जो करंट गवर्नमेंट है लेड बाय बेंजामिन नेतन्याहू, उसने अगले साल इलेक्शंस में जाना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि यूएस प्रेसिडेंट जाते हैं इसराइल में, उनकी पार्लियामेंट से खिताब करते हैं और उनकी जुडिशरी को मैसेज देते हैं कि इनके ऊपर अगर सिगार्स के और शैम्पेन के कुछ छोटे मोटे केसेस हैं तो छोड़ दें, हु केयर्स अबाउट देम, यानी उनके ऊपर से आप अपनी ओवरसाइट ख़त्म करें ताकि उनके लिए रास्ते हमवार हो सकें, बिकॉज उन पे जो करप्शन केसेस हैं वो कहा जाता है कि जिस दिन वो कुर्सी सदारत से हटे या प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे उस दिन वो केसेस ओपन होंगे। इसी तरह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 1 साल है इलेक्शंस में, और जब ये लग रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स अभी तक फ्रोज़न हैं, तो मुस्तकिल उन सारे इलाकों में जहाँ-जहाँ पे ये अटैक्स हो रहे हैं, वो सारे इतने कोऑर्डिनेटेड हैं कि या तो वो वापस आके अफ़गानिस्तान से उनके ताने-बाने मिलते हैं या फिर सीरिया से मिलते हैं, एंड वन वे और द अदर उनमें एंटी सेमेटिक एलिमेंट भी है। सो व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज़ कि ये सब कुछ सपोर्ट करता है नेतन्याहू के स्टांस को कि पैलेस्टीनियन स्टेट होनी ही नहीं चाहिए। आप यहाँ जिसको स्पेस देंगे, जिस मुस्लिम सेंटिमेंट को स्पेस देंगे, वो हमास की तरह आपको ट्रीट करेगा। दिस इज़ द मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अफ़गानिस्तान में क्योंकि एयरबेस लेने का मामले भी हम सुनते रहे हैं और लिथियम के मामलात भी हम सब जानते हैं, तो ये सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो आइडियोलॉजिकल इन नेचर है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। सो जब आप रिलेट करते हैं एक आइडियोलॉजिकल बैटल को, एक कॉन्फ्लिक्ट को और एल्गोरिदमिक एस्केलेशन को, यानी आप जहन में लाएं कि एक तरफ ऑलरेडी गाज़ा का मामला है जो कि रिजॉल्व नहीं हुआ, दूसरी तरफ इलेक्शंस आने वाले हैं, नेतन्याहू को वो इलेक्शंस जीतने हैं, थर्ड एल्गोरिदमिक चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं,
टिकटॉक को खरीदा जा रहा है। एक्स इज़ नाउ बाय द वे रन बाय इलॉन मस्क। जो पहले ट्विटर था उसकी पॉलिसी डिफरेंट थी। अभी जो इलॉन मस्क ने खुद एंटी सेमेटिक कुछ पिछले दिनों में रिमार्क्स दिए और उसके बाद ग्रॉक को जो रीवायर किया गया उसके बाद एक्स जिस तरह बिहेव कर रहा है और जो आर्टमैन जो ऑरेकल के ओनर हैं वो किस तरीके से समझते हैं कि एल्गोरिदम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है इन द फेवर ऑफ इजराइल। इस सबको आप इकट्ठा करके देखें तो एक एल्गोरिदम्स जो है वो रिवॉर्ड आउटरीच क्रिएट करते हैं ओवर प्रिसीजन। प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई की ज़रूरत नहीं है, सही खबर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वायलेंस जो है उसके ज़रिए से भी नैरेटिव ख़रीदा जा सकता है। यानी इतनी एस्केलेशन हो कि नैरेटिव कहीं आगे निकल जाए, सच्चाई पीछे रह जाए। यही कल हो रहा था। इंडियन अकाउंट्स मुस्तकिल कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी है। उसके बाद अफ़गानी पे आए। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि हाँ जी, ये कन्फर्म तो हो गया है कि वो इंडियन है बट ही हैड अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। सो आप सारी खबरें अगर पढ़ें तो इट इज़ लाफेबल कि जो उनका हाई स्केल मेन स्ट्रीम मीडिया है वो विदाउट वेरीफाइंग नैरेटिव स्पिन किए जा रहा है एंड दे आर मेकिंग फूल ऑफ देमसेल्व्स। पाकिस्तान को फ़ौरन जवाब देना पड़ा। जो पाकिस्तानी शहरी का नाम लिया जा रहा था और तस्वीरें दिखाई जा रही थी उनकी तरफ से, फिर वीडियो भी आ गई कि आप लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, दिस मेक्स मी अनसेफ। बट टिल नाउ अभी तक जो नैरेटिव है वो वही चल रहा है जो इंडिया, इज़राइल और अफ़गानिस्तान पिक करते दिखाई देते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि इंडिया को एकदम से एंटी सेमिटिज़्म का बहुत ख़्याल आ गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, साथ ही एक हाई अलर्ट भी आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया पे ही कि न्यू दिल्ली और मुंबई में हाँ, बहुत हाई अलर्ट है बिकॉज़ यहाँ की ज्यूइश कम्युनिटी को भी खतरा है। सो इफ यू कनेक्ट द डॉट्स तो एकदम से हर जगह जो ज्यूज़ को खतरात लाहक हो रहे हैं, एंटी-सेमिटिज़्म की वेव स्पिन की जा रही है, उसमें 2 नई एंट्रीज़ हैं, एक इंडिया की और एक अफ़गानिस्तान की। और बाकी स्टोरी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इस पे अगर क्लोजिंग रिफ्लेक्शन की तरफ जाया जाए तो बोंडाई बीच अटैक ये बताता है कि ये टेरर थ्रेट तो था, लेकिन इसने मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह वन आफ्टर अनदर फिजिकल स्पेस में और डिजिटल स्पेस में एम्पलीफाई कर दिया है। बुलेट की रफ्तार जो है शायद नैरेटिव उसको भी क्रॉस कर गया है। अभी जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स कंक्लूजन देने से हिचकिचा रही थी, वो किसी का नाम नहीं ले रही थी, किसी नेशनैलिटी की बात नहीं कर रही थी। ये आज सामने आया है कि जो ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं नाउ दे आर इन टच विद द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज बिकॉज वो इंडियन डिसेंट का निकला है शख्स जिसने ये अटैक किया था। तो नैरेटिव ट्रैवल्ड कॉन्टिनेंट्स, बुलेट वहाँ चली थी, लेकिन आप देखें नैरेटिव कितनी तेज़ी से फैला एंड हेंस द एज ऑफ एल्गोरिथमिक वॉरफेयर। इसमें जो सेकंड इम्पैक्ट होता है, वो शायद ज़्यादा बाकी रह जाता है एज़ कंपेयर टू द फर्स्ट। यानी कि अभी तक लोग कन्फ्यूज़्ड होंगे। हर कोई तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता फैक्ट चेकिंग में, हर कोई तो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता और हर किसी के पास वो टूल्स और स्किल्स भी नहीं होते कि वो क्रॉस चेक कर सके कहाँ से क्या हो रहा है। तो होता क्या है? पीपल आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि येस मे बी ही इज़ अ पाकिस्तानी। पीपल आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि मे बी उसका लिंक जो है वो अफ़गान से निकला है, अफ़गानिस्तान से निकला है, जबकि असल ख़बर ये है कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। उसने फ़िलीपींस में ट्रैवल भी किया पिछले दिनों, जहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके पास आईसिस से ट्रेनिंग जो उसने ली है, उससे रिलेटेड कुछ पम्फलेट्स और कुछ और चीज़ें भी निकली हैं। सो अगेन in the end, I would say कि there are lessons to be learned from everything in history. And unless आप हिस्ट्री से लर्न करके आगे बढ़ें, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जो कुछ गाज़ा में हुआ है, उसने दुनिया को किसी के लिए भी सेफ नहीं बनाया। आज खुद ज्यूज़ शायद सबसे ज़्यादा अनसेफ फ़ील कर रहे हैं अपने आप को। और ज्यूइश कम्युनिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ सेइंग कि हम सबको इज़राइल ही चले जाना चाहिए बिकॉज़ बाकी सब जगहों पे तो बड़ी मल्टी एथनिक नेशंस हैं। हम कैसे रहें बाकी नेशनैलिटीज़ के साथ? और वैसे भी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ज्यूज़ एंड ज़ायनिस्ट। सो देयर आर टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी लेयर्स हैं और इस सब का एक आउटकम है कि ज्यूज़ अपने आप को पहले ही बहुत इनसिक्योर समझते थे। आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटी इज़राइल वाज़ क्रिएटेड एंड नाउ आउट ऑफ द इनसिक्योरिटी जो कुछ गाज़ा में आपने किया है, यू आर वंस अगेन एज़ वल्नरेबल एज़ यू वर इन 1940s। तो ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है।
जिसका सामना करना पड़ेगा। प्रोलॉन्ग्ड इनजस्टिस और जिसका आप जवाब ना देना चाहते हो, यू वांट टू लुक द अदर वे, ये एक हद तक ही चलता है। सो अनलेस एंड अनटिल दिस मैटर ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड इज रिजॉल्व्ड, दुनिया में इन्वेजन्स करना, प्रॉक्सीज को लॉन्च करना और अपनी जियोपॉलिटिक्स को एक टिपिकल डॉगमैटिक लेंस से देखना, जब तक इजराइल और यूएस जैसे कंट्रीज बंद नहीं करेंगे, ये टेरर नेटवर्क्स चलते रहेंगे। बिकॉज वी ऑल नो हाउ अल कायदा वॉज क्रिएटेड, वी ऑल नो हाउ तालिबान वर क्रिएटेड, वी ऑल नो हाउ आइसिस वॉज क्रिएटेड। ये सब कभी ना कभी गुड टेररिस्ट थे, ये कभी ना कभी होली थे, और फिर आप इनको यूज़ कर करके जब डिस्पैच करते हैं तो फिर वो क्रिमिनल बन जाते हैं, फिर आप उन्हें दोबारा एंगेज करते हैं तो वो दोबारा आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ साइकिल जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जिस तरह बिहेव किया, दैट वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल। वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट। इस सारी एनालिसिस में अगर मैंने किसी रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट किया है तो मेरा बिल्कुल वो मकसद नहीं था। आई एम ओनली giving a political perspective on what is happening in the world here. See you next time.